राम राम साथियों। मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने YouTube चैनल एसके जी के ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि हम संविधान से रिलेटेड सारी की सारी बातें कर रहे हैं। तो आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं साथियों, आज की जो हमारी क्लास होगी वो संविधान का एक पार्ट है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र हैं, उनके बारे में हम एक एक बातें पढ़ेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं साथियों। आप हमारे साथ अंत तक बने रहने की पूरी पूरी कोशिश करिए। तो चलिए साथियों, आज की शुरुआत करते हैं। अगर शुरुआत करने से पहले साथियों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में प्यारे साथियों बेल आइकन दबा दीजिए। ये जो क्लास है, चाहे एसएससी का कोई एग्जाम हो, चाहे साथियों रेलवे का कोई एग्जाम हो, चाहे कोई बैंक का एग्जाम हो, चाहे किसी भी राज्य का कोई भी एग्जाम हो, तो संविधान से रिलेटेड जो जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इन्हीं टॉपिकों से आते हैं और वही टॉपिक हम करा रहे हैं। ये सारे के सारे टॉपिक पूरे होने के बाद हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज भी लेकर आएंगे संविधान से रिलेटेड। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के और शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन टॉपिक की, और टॉपिक का नाम है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। तो सबसे पहले बात ये आती है हमारे दिमाग में कि भाई संघ एवं उसके जो राज्य क्षेत्र हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं। तो साथियों, वो हमारा संविधान का भाग है। कौन सा भाग होगा? तो संविधान के भाग की अगर बात आए तो साथियों संविधान का भाग एक। उसके बाद मैं तुमसे बात करूं कि भाई अनुच्छेद पूछ ले, तो अनुच्छेद 1 से 4 याद रख लेना। आपसे काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाई नए राज्य का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। तो प्यारे साथियों, नए राज्य का जो गठन होता है वो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होता है। इसके साथ साथ मैं बात करूं कि भाई पहला अनुच्छेद है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, इसके अंतर्गत क्या क्या है, ये चीजें हम पढ़ेंगे। तो अगर जो पहले अनुच्छेद की अगर मैं बात करूं, तो पहला जो अनुच्छेद है वो क्या है? वो है होगा भाई भारत है एक राज्यों का संघ होगा, ये बात कही गई है उसमें। उसके बाद क्या होगा साथियों? भारत के जो राज्य क्षेत्र हैं उसमें अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट भी होंगे। ये अनुच्छेद 1 की बातें हैं। अनुच्छेद 2 में क्या होगा साथियों? अनुच्छेद 2 में कह देगा कि भाई राज्य का जो गठन होगा, नए राज्य का गठन या प्रवेश होगा, उसकी जो सारा की सारी शक्तियां प्रदान भी की जाएंगी साथियों। तो एक एक बातें हम बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी समिति आई राज्यों के गठन के बारे में, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर दे रखा है संघ। संघ क्या होता है साथियों? राज्य देश से अलग नहीं हो सकते। ठीक है, राज्य हैं वो हमारे देश से अलग नहीं हो सकते, ऐसा प्रावधान रहता है। उसके बाद मैं बात करूं अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में क्या है? अनुच्छेद 1 में दिया हुआ है साथियों कि भाई भारत है हमारा वो एक राज्यों का संघ है। हमारा भारत है, ये किसका संघ होगा? एक राज्यों का संघ होगा। ये किस अनुच्छेद में बताई गई बात है प्यारे साथियों? तो ये बताई गई है साथियों अनुच्छेद नंबर 1 में। ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है। उसके बाद मैं बात करता हूं कि भाई राज्य कितने? तो राज्य साथियों 28 हो जाएंगे। और यूटी, यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज, अगर इनकी मैं बात करूं तो साथियों यूनियन टेरिटरी कितनी होंगी? वो होंगी 8 साथियों। ठीक है, तो ये बात भी तुम्हें अच्छी तरह से ध्यान रखनी है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। आगे है अनुच्छेद 2। ये अनुच्छेद 2 है साथियों। इसमें क्या है? अनुच्छेद 2 में है नए राज्य की स्थापना। ये भी, ये पूरी बात सुनिए क्योंकि ये थोड़ा शॉर्ट नोट बना दिया मैंने। नए राज्य की स्थापना, इसमें क्या दिया गया है कि भाई अनुच्छेद 2 है, उसमें क्या है? नए राज्य की स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। इसमें क्या की गई है? शक्ति प्रदान की गई है। ये बात तुम्हें याद रखना है। अब अनुच्छेद 3 में क्या है? अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 कहता है भाई नए राज्य की स्थापना। अगर ताराश्यामी क्वेश्चन टकरा जाए कि भाई नए राज्य का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होगा, तो नए राज्य का जो गठन होगा वो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होगा। ये क्वेश्चन सीधा का सीधा हरियाणा का जो सीईटी ग्रुप सी का एग्जाम हुआ था, उसमें 26 की मॉर्निंग का जो एग्जाम था उसमें ये सीधे का सीधा क्वेश्चन आया हुआ था कि भाई नए हरियाणा राज्य का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है साथियों। तो किस अनुच्छेद? अनुच्छेद नंबर 3 याद रख लेना साथियों। ऐसा कैसा तुम्हें एग्जाम में चिपका हुआ क्वेश्चन मिल सकता है। उसके बाद अभी राज्य की सीमा में कमी या वृद्धि।
ये भाई किस में, क्योंकि भाई देखिए गठन की चीज है तो सारा की सारी अनुच्छेद 3 में ही है। उसके बाद है भाई राज्य की जो सीमा में परिवर्तन, राज्य की सीमा में परिवर्तन हो सकता है या ये सारा की सारी चीज गुणसम है, तो ये अनुच्छेद नंबर 3 में है, या बात तामी ने याद रखनी है। ये बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 4। अनुच्छेद 4 में क्या है? अनुच्छेद 4 में है अनुच्छेद 2 व 3 में बनाए गए कानून। अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में भाई? एक तो अनुच्छेद नंबर 2 और एक अनुच्छेद नंबर 3 में बनाए हुए कानून कौन से अनुच्छेद का है? यह बात का है अनुच्छेद नंबर 4। बिल्कुल अच्छी तरह से आपको ध्यान में रखते हुए ये चीजें याद करनी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे है साथियों अनुच्छेद 1 2 3 4। अनुच्छेद 1 2 3 4 इसमें क्या है भाई? राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से विधेयक संसद में पेश किए जाएंगे। ठीक है, राज्यों से संबंधित जो सारे के सारे चीज हैं वो किसमें है? राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से विधेयक संसद में पेश किए जाएंगे। ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है। उसके बाद एक 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 कौन सा है भाई? 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। इसके अंतर्गत क्या हुआ प्यारे साथियों? इसके अंतर्गत हुआ है कि भाई जो हमारा क्या है, अपना जो पड़ोसी देश है एक बांग्लादेश, उसके एक 111 क्षेत्र तो उसको दे दिए भारत ने। 111 क्षेत्र किसको दे दिए? बांग्लादेश को दे दिया। और बदले में क्या ले लिया भाई? बदले में भारत को मिले 51 क्षेत्र। ये बात भी तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद है एक आयोग, और आयोग का नाम है धर आयोग। कौन सा आयोग है भाई? धर आयोग। ये धर आयोग की मैं बात करूं तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में यही आएगा कि भाई धर आयोग कब आया। तो धर आयोग के बारे में तुमसे पूछ ले कि भाई धर आयोग कब आया, तो 1948 से याद रख लेना। कब आया भाई धर आयोग? 1948 तुम्हें अच्छी तरह से याद रखना है प्यारे साथियों। इसके अंतर्गत इसका अध्यक्ष पूछ लिया जाता है काफी बार कि भाई इसका अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष कौन होंगे? एस.के. धर। इब भारत पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश धर आयोग से संबंधित है, तो धर आयोग की जो सिफारिशें हैं वो क्या होगा भाई? राज्यों का पुनर्गठन है ये भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। ये बात किसने कह दी थी? ये आया था धर आयोग। और धर आयोग ने क्या कह दी थी कि भाई जो राज्यों का, नए राज्यों का जो गठन होगा वो भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। ये बात किसने कही थी भाई? ये बात कही थी धर आयोग ने। और राज्यों का जो पुनर्गठन होगा साथियों, राज्यों का पुनर्गठन भौगोलिक क्षेत्रों एवं वित्तीय स्थिति के आधार पर होना चाहिए। ये बात कह दी थी किसने? धर आयोग ने कह दी थी। तो उम्मीद करूं तारा धर आयोग समझ में आ गया होगा। एक बार मेरे साथ रिपीट करना। धर आयोग कब आया था? 1948 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? एस.के. धर। कौन थे भाई? एस.के. धर थे प्यारे साथियों। उसके बाद है भाई इसने क्या क्या सिफारिशें रखी, तो सिफारिशों की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या रखी थी, हमने क्या पढ़ी है भाई? राज्यों का तो गठन हो, और राज्यों का जो पुनर्गठन होगा वो किसके आधार पर नहीं होना चाहिए? वो भाषा के आधार पर नहीं होने के बजाय किसके आधार पर होना चाहिए? भौगोलिक क्षेत्र एवं वित्तीय स्थिति के आधार पर इसका राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। ये सारा की सारी बात किस आयोग ने कही थी? धर आयोग ने कही थी। तो उम्मीद करता हूं धर आयोग तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर धर आयोग से आपके सामने कोई क्वेश्चन टकराता है तो आप निश्चित तौर पर बिल्कुल सही करके आओगे। उसके बाद है साथियों जेवीपी समिति। कौन सी? जेवीपी समिति। इसको जेवीपी समिति किस लिए बोला जाता है साथियों? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जेवीपी समिति किस लिए बोला जाता है। इसको इसको बोला जाता है, देखिए क्या जेवीपी का मतलब क्या होता है? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी तारमिया। जेवीपी, ये बात तुम्हें अपने दिमाग में रखनी है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि भाई इसमें क्या हुआ था, जो जेवीपी समिति थी इसकी रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के जो तेलुगु भाषा के जो क्या थे, रामुलु के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हुआ था इसमें। ठीक है, ये बात तुम्हें याद रखना है। और रामुलु की अगर मैं बात करूं तो रामुलु ने क्या किया था? 58 दिन का अनशन साथियों, ये बात तुम्हें याद रखनी है। रामुलु ने 58 दिन का अनशन किया था, और आमरण अनशन के बाद इनका क्या हो गया था प्यारे साथियों? निधन हो गया था। और इनके निधन हो गया था साथियों 15 दिसंबर 15/12/1952 को इनका निधन हो गया था रामुलु। इसका अगर मैं पूरा पूरा नाम है इसका क्या है रामुलु का, तो इसका नाम है पोट्टी श्री। ठीक है, पोट्टी श्री
रामल्लू, ये बात तुम्हें याद रखनी है। और इसके बाद क्या हुआ था साथियों, जो हमारे ये रामल्लू थे, इनकी मृत्यु के बाद तत्कालीन अपने क्या होता है प्रधानमंत्री, उस अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू उस टाइम में क्या थे प्रधानमंत्री। और उन्होंने क्या किया था, तेलुगु भाषा के जो थे उनके लिए आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी थी। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य की गठन की घोषणा कर दी थी। ये बात भी तुम्हें अच्छी तरह से याद रखना है। तो अब पढ़ते हैं हम इस बारे में कि भाई जेवीपी समिति ये कद आई भाई 1948 में। इसमें कौन कौन थे भाई साथियों, तो जेवीपी इनके नाम से ही पता चलता है भाई, पट्टाभी सीतारमैया और वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू। और 1949 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश करी। अब जेवीपी समिति के बारे में तुमसे पूछे भी कब आई थी, तो कब आई भाई 1948 में। दर आयोग कब आया था 1948 में। ठीक है, ये बात तुम्हें याद रखनी है। अब जेवीपी में कौन कौन थे साथियों, पट्टाभी सीतारमैया, वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू। रिपोर्ट कद पेश की किसने, जेवीपी समिति ने कद रिपोर्ट से पेश करी, तो 1949 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी प्यारे साथियों। ये बात तुम्हें अच्छी तरह से अपने दिमाग में रखनी है। उम्मीद करता हूं आपको जेवीपी समिति भी समझ में आ गई होगी। अब आता है साथियों भाषा के आधार पर राज्यों की मांग। भाषा के आधार पर राज्यों की मांग की अगर मैं बात करूं, तो मैंने ऊपर भी आपको पढ़ाया था कि भी पोट्टी श्री रामुलु द्वारा अनशन कराया गया था। अनशन कराया गया था प्यारे साथियों, ये बात तुम्हें याद रखनी है। और अनशन करते करते क्या हुआ था साथियों, 58 दिन के अनशन के बाद क्या हुआ था, इनके 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई थी साथियों। और साथियों पोट्टी श्री रामुलु के द्वारा ये अनशन कराया गया था। और ये बात तुमसे पूछ लेगा कि भाषा के आधार पर राज्यों की मांग में साथियों पोट्टी श्री द्वारा अनशन कराया गया था। इसकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु की अगर तारीख पूछ ले तो 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनकी मृत्यु के तुरंत बाद क्या कर दिया था, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कर दिया था, आंध्र प्रदेश को क्या कर दिया था साथियों, आंध्र प्रदेश को राज्य के लिए घोषणा कर दी थी। ठीक है, और उसके बाद इसको साथियों 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन भी हो गया था 1 अक्टूबर 1953 में प्यारे साथियों। ये बात भी तुम्हें याद रखनी है। और अगर मैं बात करूं उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या होती थी, तो उस समय आंध्र प्रदेश की जो राजधानी होती थी, तो राजधानी है साथियों करनूल। करनूल उस समय राजधानी। ठीक है, ये बात तुम्हें याद रखनी है प्यारे साथियों। उसके बाद आगे क्या होता है साथियों, आगे भी पढ़ते हैं। अब आगे साथियों भाषा के आधार पर पहला राज्य, भाषा के आधार पर पहले राज्य की अगर तुमसे बात कर ले, और काफी बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को भी मिलता है, तो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनाया गया पहला राज्य। पुनर्गठन कब हुआ इसका, तो पुनर्गठन हुआ साथियों 1 नवंबर 1956 में। ठीक है, ये सारा की सारी चीज तुम्हें अपने दिमाग में रखते हुए एग्जाम में जाना है। ये मैं बात करता हूँ राज्य पुनर्गठन आयोग की। राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया, तो 1953 में आया था। कब आया था, 1953 में। इसकी मैं बात करूं तो साथियों इसका अध्यक्ष की बात आए तो अध्यक्ष कौन होंगे, डॉक्टर फजल अली। ठीक है, डॉक्टर फजल अली इसके अध्यक्ष। और इसी के कारण इस राज्य पुनर्गठन आयोग को और क्या नाम दिया गया, डॉक्टर फजल अली आयोग नाम भी दिया गया इसका। अध्यक्ष की मैं बात करूं तो अध्यक्ष के बारे में मैंने बता दिया, डॉक्टर फजल अली इनके अध्यक्ष थे। इसमें सदस्यों की बात आए भी कितने सदस्य, तो साथियों 2 सदस्य। कौन कौन से 2 सदस्य भाई, तो एक तो भाई के एम पणिकर और एक एच एन कुजरू। कौन कौन भाई, के एम पणिकर और एच एन कुजरू। ये बात तुम्हें याद रखनी है प्यारे साथियों। उसके बाद है साथियों इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब पेश करी, तो रिपोर्ट आ गई थी भाई 1955 में। इन्होंने अपनी रिपोर्ट की कब पेश करी थी भाई, रिपोर्ट पेश कर दी थी 1955 में। यह बात तुम्हें याद रखनी है। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 याद रख लेना भाई। और भारत के कुल राज्यों की उस समय की मैं बात करूं तो साथियों 16। ये किसकी बात आ रही है, ये राज्य पुनर्गठन आयोग की जो रिपोर्ट आई है ना 1955, उसकी बात हो रही है। सबसे पहले तुम्हारे एग्जाम में प्रश्न मिलेगा कि भी राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया,
53 में। उसके बाद आए कि भाई राज्य पुनर्गठन आयोग को और किस नाम से जाना जाता है प्यारे साथियों, तो आपको क्या उत्तर दे देना है, डॉक्टर फजल अली आयोग के नाम से इसको जाना जाता है। इनके अध्यक्ष कौन थे साथियों, डॉक्टर फजल अली इनके अध्यक्ष थे। और इसमें 2 सदस्य और कौन थे, के एम पणिकर और एच एन कुजरू। ये बात तुम्हें याद रखना है, हृदयनाथ कुजरू याद रखना है साथियों। उसके बाद साथियों आगे बढ़ते हैं। और इस आयोग की अगर मैं बात करूं तो इस आयोग ने साथियों 16 राज्यों का प्रस्ताव दिया और साथियों केंद्र शासित प्रदेश 3। और कुल जो अगर मैं बात करूं राज्य बने थे तो राज्य बने थे 14 और यूनियन टेरिटरीज कितनी बनी थी, 6 बनी थी। ये बात तुम्हें अच्छी तरह से अपने दिमाग में रखनी है। ये किसकी बात हो रही है, ये राज्य पुनर्गठन आयोग यानी कि फजल अली आयोग की बात हो रही है प्यारे साथियों। फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश करी थी, कब करी थी, 1955 में। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया था, 1956 में प्यारे साथियों। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में। और इन्होंने क्या बताया था भाई, इसमें कुल राज्य 16 और केंद्र शासित प्रदेश 3। और लेकिन बनाए कितने, कुल राज्य बने 14 और केंद्र शासित प्रदेश कितने बन गए थे, 6 बन गए थे। तो ये आज की हमारी क्लास है। हमने पढ़ा भी, यहाँ पर क्या पढ़ा हमने, आज पढ़ा भी राज्य और उसके मतलब क्या पढ़ा भाई, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ये सारे की सारी चीज हमने पढ़ी है प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम जरूर कर दीजिए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। टेलीग्राम में जुड़ने से आपको बहुत फायदा होने वाला है साथियों। फायदा ये होने वाला है कि डेली जो क्लास होती है, डेली क्लास के नोट्स आपको वहां पर उपलब्ध करवा दिए जाते हैं। डेली वहां पर क्वेश्चन सीरीज भी चलती है साथियों। तो सारा की सारी चीज वहां पर बहुत बेहतरीन तरीके से हो रही है। और हरियाणा ग्रुप डी का जो सीईटी होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास साबित होने वाली है। अगर संविधान से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आएगा तो इस क्लास से बाहर आने के कोई चांस नहीं है साथियों। तो चलिए साथियों, आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत साथियों। अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से, जबरदस्त तरीके से, जोरों शोरों से करते रहिए। क्योंकि काफी बार क्या होता है कि भाई ये हो जाता है कि भाई हरियाणा सीईटी तो हो लिया, ईब की जरूरत है पढ़ने की। तो साथियों सीईटी एकमात्र सिलेक्शन नहीं है, सीईटी तो पास हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो एग्जाम होंगे वो पास कौन करेगा, वो भी तो तुम्हें करना है। अब जो लय बन रही है इस लय को मत तोड़िए। जय हिंद साथियों, जय भारत। मिलते हैं एक और जबरदस्त क्लास के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, पूरी तरह से